हेलो दोस्तों, पॉइंटल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त लकी। दोस्तों मैं आज आपके लिए लेके आया हूं पॉलिटी जीके टेस्ट नंबर 5। आज हम दोस्तों पॉलिटी के कुछ नए नए क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस कर दिए। आई थिंक ये 6 नंबर का टेस्ट है, 5 टेस्ट हम ले चुके हैं। दोस्तों हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। इसमें हर दिन हम नए क्वेश्चंस ला रहे हैं। दोस्तों बिल्कुल आपको खुद पता होगा, जो बच्चे रोज़ इन वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, आई कैन गारंटी कि ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम के हैं। अगर दोस्तों आपको लगता है ना कि मैं बेवकूफ़ बना रहा हूँ, ये एग्ज़ाम के क्वेश्चन नहीं है, तो आप कमेंट कीजिए। अगर है आप में इतनी हिम्मत कि कमेंट कीजिए कि भाई ये एग्ज़ाम के क्वेश्चन नहीं है, देन आई विल शो यू द प्रूफ। लेकिन इसीलिए दोस्तों जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ध्यान से देखें, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन आज का, भारत के सभी न्यायालयों में दर्शक का अधिकार किसके पास है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी भारत के न्यायालय हैं, जितने भी भारत के जितने भी कोर्ट्स हैं, वहाँ पर दर्शक का अधिकार किसके पास है, यानी कि हु एक्ट एज अ ऑडियंस, ऑडियंस की तरह कौन एक्ट करता है, किसके पास ऐसे राइट है कि वो किसी भी कोर्ट में ऑडियंस की तरह एक्ट कर सकता है। तो दोस्तों आपको आंसर के मैंने टाइम दे दिया है, अब मेरी बारी है। तो दोस्तों इसका आंसर है दोस्तों सी, इसका आंसर है महान्यायवादी, यानी कि अटॉर्नी जनरल जो होता है उसके पास ये अधिकार होता है कि वो भारत के किसी भी कोर्ट का ऑडियंस बन सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। और दूसरा दोस्तों मैंने ये भी बताया था कि अटॉर्नी जनरल लोकसभा राज्यसभा के किसी भी हाउस में जा सकता है, मीटिंग में जा सकता है ना, बट ये वोटिंग नहीं कर सकता। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। दोस्तों आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किस निकाय में भारत के मंत्री और प्रधानमंत्रियों के पारिश्रमिक को ठीक करने की शक्ति है। पारिश्रमिक को ठीक करने की शक्ति, दोस्तों इसको बोलते हैं रिन्यूमरेशन को ठीक करने की शक्ति जो है दोस्तों, कौन सा आर्टिकल किसके पास है दोस्तों, ये है दोस्तों, आपने देख लिया होगा आंसर, ये है दोस्तों पार्लियामेंट के पास है ना, पार्लियामेंट के पास है। और ये दोस्तों आर्टिकल 75 यहाँ पर जो है वो पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि जो भी प्रधानमंत्री हैं और अलग मंत्री हैं उनको रिन्यूमरेशन करे, और उनके जो उनके अदर फैसिलिटीज़ होते हैं है ना, वो उनको बदले या चेंज करे। ये सब उनके पार्लियामेंट के अंडर में होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सिक्किम को देश का हिस्सा बनाया गया। दोस्तों देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको कितने बढ़िया तरह से मिलते हैं यहाँ पे। कौन से अनुच्छेद की तरह सिक्किम को देश का हिस्सा बनाया गया, तो दोस्तों आपको आंसर मिल गया होगा। 4A नहीं है, 3A नहीं है, 1A नहीं है, हाँ तो क्या है फिर, अरे आंसर तो ये छुपा है। तो दोस्तों आंसर है अनुच्छेद 2A। दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद 2A बताने से पहले मैं आपको थोड़ी चीज़ें और समझा देता हूँ। दोस्तों देखो सिक्किम जो है, जो भारत का हिस्सा बना दोस्तों, वो 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974 के तहत बना था। ठीक है दोस्तों, जो 35th अमेंडमेंट हुआ था 1974 में, उस वक्त सिक्किम को सिर्फ एसोसिएट स्टेट्स के तौर पर दर्जा दिया गया था, एक भारत का एसोसिएट स्टेट। लेकिन दोस्तों उसके बाद 36वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, 36वां संविधान संशोधन हुआ, जहां पर सिक्किम को एक फुल फ्लेजेड स्टेट का दर्जा दिया गया। ठीक है, अब वो भारत के स्टेटों में ऐड हो गया था। उससे पहले दोस्तों एसोसिएट था, है ना। तो ये दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 35 और 36 जो अमेंडमेंट है उसमें क्या अंतर है, तो 35 में दोस्तों एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था, और 36 में दोस्तों उसको फुल फ्लेजेड स्टेट का दर्जा दिया गया। और दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, जब 36वां संशोधन किया गया तो एक आर्टिकल को इंसर्ट किया गया, 371F को इंसर्ट किया गया। दोस्तों इससे क्या हुआ, जो आर्टिकल 371F को जो इंसर्ट किया गया था 371F को, दोस्तों इससे सिक्किम को स्पेशल दर्जा मिला गया था, अलग अलग से प्रावधान दिए गए हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर था वो था हमारा आर्टिकल 2A। लेकिन हमने इसमें 3-4 क्वेश्चन सीख लिए। यही तो फ़ायदा होता है दोस्तों, यही फ़ायदा होता है। आप टेस्ट दोगे तो एक क्वेश्चन की जगह 4-5 क्वेश्चन सीखोगे। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ की पुष्टि किस अनुसूची में निहित है। अब देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर बोला कि सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है उसकी शपथ, तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो भी शपथ वगैरह होती है वो आपको पता है वो कौन से उसमें होती है दोस्तों, वो होती है हमारी, अरे चौथा क्वेश्चन गायब हो गया क्या, देखिए जरा, अरे चौथा क्वेश्चन गायब है, चलो कोई नहीं। तो दोस्तों 5वां क्वेश्चन हमारा यही था कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ की पुष्टि अनुसूची की नहीं किस में कहाँ है। तो दोस्तों ये है जो तीसरी अनुसूची है। अब तीसरी अनुसूची याद कैसे रहेगी दोस्तों, इसमें एक ट्रिक होती है, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, है ना। अब ये दोस्तों मैं अभी तो आपको ये ट्रिक वगैरह बता नहीं सकता, लेकिन ये है कि यहाँ पर
तो टी जो सबसे पहले टी होता है, फिर ई होता है, फिर ए होता है, फिर आर होता है, फिर एस होता है। दोस्तों इसका अलग अलग मतलब है, टेरिटरीज़ है, एमोलमेंट्स है, यहाँ पर सैलरी की बात हो रही है, एफर्मेशंस है, यहाँ पर ओथ कसम की बात हो रही है। दोस्तों ये ट्रिक है, अगर आप कहोगे तो मैं आपको ये भी समझा दूंगा कि जितनी अनुसूचियाँ हैं सबको याद करने की हमारे पास ट्रिक है, वो भी आपको समझा दूंगा मैं। तो दोस्तों इसका आंसर है तीसरा, है ना। जो लोग पढ़ते होंगे उनको पता होगा कि तीसरी अनुसूची में जितने भी शपथ वगैरह है, जो भी लोग कहीं भी अगर चुनाव जीतते हैं, कहीं भी सिलेक्ट होते हैं या कहीं भी अपॉइंट होते हैं, तो उनकी जितनी भी कसम खाने की प्रावधान है वो दोस्तों तीसरी अनुसूची में रखा गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए किस बहुमत की आवश्यकता है। दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव ये क्या होता है दोस्तों? अविश्वास प्रस्ताव मैंने आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन दोस्तों जो होता है, यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी इसको प्रस्ताव करने के लिए किस बहुमत की जरूरत होती है। तो दोस्तों ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों होगा साधारण बहुमत, क्योंकि ये कोई बड़ी बात तो है नहीं, तो यहाँ पर साधारण बहुमत से ही काम चल जाता है। और शायद मैं आपको इसके बारे में कल या परसों की वीडियो में बता चुका हूँ, बिल्कुल बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अक्सर एग्जाम में आता है, और आपको पता है किस समिति ने मौलिक कर्तव्य की सिफारिश की थी। दोस्तों कौन सी समिति थी? ये थी स्वर्ण सिंह समिति, है ना, स्वर्ण सिंह समिति थी दोस्तों ये। और यहाँ पर 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की थी 1976 में, उन्होंने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की थी, लेकिन बाद में इसको 8 को छोड़ के बाद में 10 कर दिए गए थे जब 42 अमेंडमेंट हुआ, है ना। ये आपको पता होगा, नहीं पता तो मैंने आपको बता दिया है। और इसके बारे में अगर बेसिक जानना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उसी टॉपिक पर वीडियो बना के दूंगा। उपराष्ट्रपति का वर्तमान वेतन कितना है। दोस्तों उपराष्ट्रपति का वेतन जो है अभी कितना है वो आपको ये बताना है। तो उपराष्ट्रपति का जो वेतन है दोस्तों वो कितना है, वो है आपका 4 लाख रुपये। 4 लाख रुपये उपराष्ट्रपति का वेतन है। और दोस्तों 5 लाख किसका है? तो 5 लाख जो है दोस्तों प्रेसिडेंट का है। तो दोस्तों फिर बात आती है कि प्रधानमंत्री का कितना होता है। तो प्रधानमंत्री का दोस्तों होता है 2,80,000। 2,80,000 जो है वो प्रधानमंत्री का वेतन होता है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों गवर्नर का वेतन कितना है? गवर्नर का वेतन होता है दोस्तों 3,50,000। देखो दोस्तों प्रधानमंत्री से ज़्यादा वेतन गवर्नर का है ना, लेकिन प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री है भाई, है ना। प्रधानमंत्री को फैसिलिटीज़ हैं, फैसिलिटीज़ गवर्नर को भी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सैलरी की बात हुई तो प्रधानमंत्री को इसलिए सैलरी नहीं मिल रही है कि वो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री को सैलरी इसलिए मिल रही है क्योंकि वो पार्लियामेंट का मेंबर है ना, इसलिए सैलरी मिल रही है। तो दोस्तों राष्ट्रपति का वर्तमान वेतन आपको समझ, उपराष्ट्रपति का आ गया, राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का भी आपको समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, तो किस तिथि को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान अपनाया गया। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है और आपको पता है वही क्वेश्चन मैं ला के दे रहा हूँ जो एग्जाम में आते हैं। दोस्तों इसका जो आंसर होने वाला है आप देख लीजिए, इसका आंसर 20 जनवरी 1950 या फिर 24 जनवरी 1950 या फिर दोस्तों इसका आंसर है 24 जनवरी 1950। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पहली बार राष्ट्रीय गान कब गाया गया था दोस्तों। तो पहली बार राष्ट्रीय गान दोस्तों 27 दिसंबर 1911 जब कलकत्ता सेशन हुआ था, वहाँ पर इसको पहली बार राष्ट्रीय गान को गाया गया था। और दोस्तों एक होता है राष्ट्रीय गान, एक होता है राष्ट्रीय गीत। दोस्तों जो राष्ट्रीय गीत है वो वंदे मातरम वाला है, उसको पहली बार गाया गया था दोस्तों 1886 में गाया गया था दोस्तों। ये भी आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं आपको कांग्रेस के सारे सेशन करवा दूंगा, तो इससे आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान का अनुच्छेद 21A को शामिल किया। दोस्तों 21वां ए क्या कहता है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 21A क्या कहता है। आर्टिकल 21A कहता है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी, दोस्तों यहाँ पर बात करी गई है कि कंपलसरी एजुकेशन देने की बात करी, फ्री और कंपलसरी, मतलब उसका अधिकार है कि वो एजुकेशन लेगा, है ना। देखो ये उसमें आगे मूल कर्तव्य आगे मैंने आपको बताया ना, मूल हमारे मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 35 तक है। तो 21 में आ रहे हैं कि 21 के अंदर 21A में, यानी कि 6 से लेके 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है दोस्तों 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, ठीक है, ये है इसका आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस देश के संविधान से लिया गया। दोस्तों आपको ये तो पता है कि जब भी आपातकाल लगता है तो उस वक्त हमारे जो मौलिक अधिकार होते हैं वो निलंबन हो जाते हैं, क्योंकि आपातकाल की स्थिति में जो भी मौलिक अधिकार होते हैं वो काम नहीं करते। लेकिन दोस्तों एक कुछ मौलिक अधिकार है जो काम करते हैं, मैंने आपको बताया था, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया है कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के तहत आपको क्या है, कुछ अधिकार हैं जो कि काम करते हैं, यानी कि
ठीक है। तो अगला ये मैं आपको फिर समझाऊंगा, फिलहाल अभी इसका आंसर देख लेते हैं। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों किस देश के संविधान से लिया गया है? ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर होगा जर्मनी से लिया गया दोस्तों। कहाँ से लिया गया? जर्मनी से लिया गया। ठीक है, तो इसका आंसर है जर्मनी। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र में संसदीय प्रणाली से संबंधित है? दोस्तों ये तो आप जानते होंगे कि इस केंद्र में जो संसद में जितने भी काम होते हैं वो कौन से उससे होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर होगा हमारा आंसर, आप देख लीजिए कौन सा आंसर होगा। यहाँ पर होगा दोस्तों 74 और 75 है ना। 74 में ये लिखा गया है कि मंत्री की हेल्प से मंत्री जो है प्रेसिडेंट को गाइड करेंगे और प्रेसिडेंट उसी हिसाब से कुछ काम को करेगा। और 75 में लिखा गया है दोस्तों कि टोटल जो मंत्री होंगे, वो जो राज्यसभा में जो मंत्री होंगे दोस्तों, वो 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जो भी प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, जैसे अलग अलग विभागों के मंत्री होते हैं ना, जैसे रेल मंत्री हो गया, इस तरह के जो मंत्रियाँ बनाए होते हैं, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये कितने होने चाहिए? 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, तभी तो टेस्ट ले रहा हूँ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? दोस्तों मैंने आपको पढ़ा रखा है कि ऐसा कौन सा मामला था जहां संविधान ने ये कहा कि कोर्ट ने कहा कि क्या कहते हैं, प्रस्तावना जो प्रेम्बल होता है उसमें जो है चेंज करा जा सकता है। तो दोस्तों किस में कहा था उसने कहा था दोस्तों केशवानंद भारती केस है इसमें कहीं, हाँ केशवानंद भारती केस में कहा था। और केशवानंद भारती केस जो है दोस्तों, ये केशवानंद भारती वर्सेस केरल गवर्नमेंट के बीच चला था। और इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी नहीं है तो आप बस कमेंट कीजिए, मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा। दोस्तों 14वां क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस भाग में यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान है? दोस्तों संविधान के किस भाग में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि आप बात करें तो आर्टिकल 24 है दोस्तों। और आर्टिकल 24 जो है वो आता है डीपीएसपी में, है ना, यानी कि डीपीएसपी किस में आता है दोस्तों? ये आता है चौथे पार्ट में। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों निर्देशक सिद्धांत, है ना, इसमें है निर्देशक सिद्धांत में हो गया। चौथा पार्ट जो है संविधान के किस भाग में यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? दोस्तों किसके पास होता है न्यायाधीश की संख्या निर्णय करने का अधिकार? दोस्तों ये राष्ट्रपति के पास होता है, मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, राज्यसभा में के कितने सदस्यों को लोक लेखा समिति के में नियुक्त किया जाता है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इस तरह के क्वेश्चन आपने नहीं देखे होंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। पब्लिक अकाउंट कमेटी दोस्तों, यहाँ पर पहले तो मैं आपको बता दूँ कि लोकसभा से 15 मेंबर होते हैं और राज्यसभा से 7 मेंबर होते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा का यहाँ पर 7 होगा। अगर यही क्वेश्चन लोकसभा के लिए आता है तो उसमें 15 होगा। मैं आपको बता रहा हूँ ना, क्वेश्चन हम आज 25 करने वाले हैं, लेकिन दोस्तों एक्चुअली 25 नहीं कर रहे हैं, हम 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में मैं आपको 3-4 लॉजिकली कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। बस आप मुझे फॉलो करो, बहुत ही मज़ा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा कौन सी याचिका रिट, देखो रिट के बारे में तो हम रोज ही क्वेश्चन कर रहे हैं, रिट जारी की जाती है जो सार्वजनिक कर्तव्य करने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण का निर्देश करे? दोस्तों ये कौन सा लिस्ट था? मैंने आपको पता था हबीस कॉर्पस होता है, दूसरा होता है दोस्तों मैंडेमस। तो दोस्तों ये मैंडेमस है कि ये मैंडेमस ही है कि पब्लिक ऑफिसर जो होता है वो काम नहीं कर रहा होता है तो उसको परमादेश दिया जाता है ना, मैंडेमस वी कमांड, मैंने आपको कहा था, इसका मतलब ये होता है। तो चलिए दोस्तों ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, सहकारी समिति के गठन के अधिकार के साथ कौन सा मौलिक अधिकार है? शाकाहारी समिति गठन, दोस्तों ये क्या होता है? ये होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के गठन के साथ। दोस्तों कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है वो जितने भी हैं दोस्तों, ये कहाँ दिए गए हैं? ये दिए गए हैं दोस्तों अनुच्छेद 19 में, है ना, अनुच्छेद 19 में इनके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों सहकारी समितियों के गठन का अधिकार के साथ कौन सा मौलिक अधिकार है? तो 19वां मौलिक अधिकार जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की सरकार के प्रमुख की स्थिति एक औपचारिक स्थिति होती है? औपचारिक स्थिति किस प्रकार की सरकार की होती है दोस्तों? ये है हमारे पास, एक होता है सरकार का संसदीय स्वरूप, सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप, सरकार का संघीय स्वरूप, सरकार का एकात्मक स्वरूप। दोस्तों यहाँ पर हर तरह के सरकार के स्वरूप के बारे में बताया गया है। तो किस प्रकार के स्वरूप के प्रमुख की स्थिति एक औपचारिक स्थिति जो होती है दोस्तों, वो होती है सरकार का संसदीय स्वरूप। सरकार का संसदीय स्वरूप जो है वो क्या है? वो औपचारिक स्थिति होती है। तो चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, दोस्तों ये कौन होते हैं? दोस्तों ये होते हैं राष्ट्रपति, है ना। राष्ट्रपति एक अध्यक्ष चुनता है और 3 इसमें से जो उपाध्यक्ष होते हैं वो अलग अलग जगह के उनको चुना जाता है। तो दोस्तों इसका होता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है
भारत में पहला लोक सेवा आयोग कब स्थापित किया गया? दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग कब स्थापित किया गया था? दोस्तों ये 1 अक्टूबर 1926 को किया गया था। 1 अक्टूबर 1926 ये है दोस्तों 1926। मैंने आपको डेट भी बता दी है, 1 अक्टूबर 1926 को भारत में पहला लोक सेवा आयोग स्थापित किया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किस चार्टर अधिनियम ने गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के कार्यकारी और विधायी कार्यों को अलग कर? दोस्तों बिल्कुल सही, यहाँ पर लेजिस्लेटिव पावर और जो ट्रेडिंग वाले थे उनको अलग कर दिया, पॉलिटिकल वालों को अलग कर दिया था। दोस्तों ये कौन से गवर्नमेंट ऑफ चार्टर अधिनियम के तहत किया था? दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर होगा दोस्तों चार्टर अधिनियम 1833। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि इधर कुछ और भी किए थे कि चाइना से व्यापार ख़त्म कर दिया था ब्रिटिशों का कि अब व्यापार नहीं करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से लगभग जो पावर थी वो ब्रिटिश सरकार के अंदर जा रही थी और धीरे धीरे चार्टर 1833 में दोस्तों 2 भागों में बांट दिया था कि पॉलिटिकल वाले अलग हो गए और ट्रेडिंग वाले अलग हो गए। मैंने आपको बताया था और ये मैं दोस्तों ये आपको जब मैं आपको एक्ट पढ़ाऊँगा सारे तब मैं आपको बताऊँगा। अगर पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। हाथी किस राष्ट्रीय राजनीति दल का प्रतीक है? दोस्तों ये क्वेश्चन तो मैंने जानबूझ के आसान दिए हैं, अब ये तो आप बता ही दोगे। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर को पता है, बहुजन समाजवादी पार्टी, मायावती की पार्टी है ना, तो ये हाथी राष्ट्रीय राजनीतिक दल का प्रतीक है। दोस्तों आपको पता है एग्जाम में आसान क्वेश्चन भी आते हैं, हार्ड भी आता है, तो बिल्कुल मैं लेवल बना के दे रहा हूँ। ऐसा ना हो कि कोई बच्चा टेस्ट दे उसको एक भी क्वेश्चन ना आए, कम से कम 2-4 तो आ ही जाए, है ना। तो अगर आपको ज़्यादा आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन तो आने ही चाहिए। तो अगर ऐसे क्वेश्चन भी नहीं आ रहे तो दोस्तों फिर आपको बहुत भयंकर तैयारी करने की ज़रूरत है। तो वर्तमान में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? दोस्तों अभी जो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है, ये है हमारा क्वेश्चन। दोस्तों तो इसका आंसर है अभी है कौन? वर्तमान में महालेखा राजीव महर्षि है ना, अभी कौन है? राजीव महर्षि हैं। दोस्तों इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं, मैं आपको समझा दूँ। एक होते हैं CAG कैग, ठीक है। कैग जो होता है दोस्तों होता है नियंत्रक और महालेखा, ठीक है। दूसरा होता है दोस्तों अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल दोस्तों कौन होता है मैंने आपको बताया है, ये भी हमने पढ़ रखा है, ये कौन है? के वेणुगोपाल हैं। तीसरा होता है दोस्तों सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? ये है तुषार मेहता। दोस्तों ये सब चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। नहीं पता है तो आप मुझे बताइए कि आपको क्या पढ़ना है। मैं यही तो चाहता हूँ कि आप बोले, मैं आपके अंदर के ज्ञान को खोजने की जो आपके अंदर क्यूरियोसिटी होती है ना वो मैं निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आप बस क्वेश्चन पूछिए। दोस्तों इसका आंसर जो था वर्तमान में कौन है हमारे पास? क्या जो है राजीव महर्षि हैं दोस्तों। के वेणुगोपाल कौन है? ये है दोस्तों हमारे अटॉर्नी जनरल। ओके, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों कार्यकाल ये तो सीधी सी बात है, कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? ये 5 साल का होता है। राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग होता है दोस्तों, मैंने ये भी बताया था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार कहाँ पर नहीं है दोस्तों? संविधान में नहीं है, मैंने आपको बताया था। ये हमने कल देखो दोस्तों, हर क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है। आखिर होगा कितना पॉलिटी? उतना ही तो होगा, कहीं ना कहीं तो खत्म होगा। दोस्तों जब तक मैं इतने सारे क्वेश्चन, कम से कम 500 क्वेश्चन ना करा दूँ आपको पॉलिटी में, हम पॉलिटी चीज़ को खत्म नहीं करेंगे। लगातार पॉलिटी पढ़ते रहेंगे और आप एक दिन ध्यान दीजिएगा, जिस दिन 500 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे उस दिन दोस्तों ऐसा कोई पेपर नहीं रहेगा कि जिस पेपर में मेरे पढ़ाए हुए में से आंसर ना आए, क्वेश्चन ना आए। तो चलिए दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। आपको अपने कमेंट क्या करना है, नीचे हमें कमेंट में आपको अपने मार्क्स बताने हैं और उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको लगता है कि मैंने सही वीडियो बनाई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।